अच्छा जी, पावर्स एंड रूट में फर्स्ट 15 स्क्वायर नंबर्स आपने मेमोराइज करने हैं और फर्स्ट 10 क्यूब नंबर्स मेमोराइज करने हैं। क्यूब नंबर्स ये मेमोराइज करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। मैं हर टॉपिक को थोड़ा स्पेसिफिक कर दूंगा क्योंकि टॉपिक नंबर 1 जो है वो सारा ही होता है इसमें। अच्छा, फिर यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 है फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंटेजेस, ठीक है जी। और इसमें एक टॉपिक है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल इट इज मस्ट, ये मस्ट होगा पेपर में, ठीक है। 1 to 2 मार्क के लिए टेस्ट होगा। फिर ऑर्डरिंग मींस, ऑर्डरिंग का मतलब क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। 1 क्वेश्चन आप पेपर में इसका देखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको टॉपिक नंबर 6 देखने को, मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है, आप लोग खाली सुनते जाएं। बॉड मास, ठीक है। बॉड मास के साथ आपको आइडिया होना चाहिए 4 ऑपरेशंस का। तो एक नंबर जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, तो जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन पहले, मल्टीप्लिकेशन बाद में, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, टॉपिक नंबर 6 है आपका इंडिसेस। इंडिसेस, इंडिसेस के जो रूल्स हैं आप लोगों ने इसको कवर अप करना है। टॉपिक नंबर 7 जो है ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आपको आइडिया होना चाहिए। ये इंडिसेस के लिए आएंगे आपके पास पेपर में 2 मार्क्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास कम से कम 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। अच्छा, टॉपिक नंबर 8 आपके पास बनता है बेटा एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन का, तो ये आपके पास 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। टॉपिक नंबर 9 आपके पास बनता है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, ये नॉन कैलकुलेटर में आता है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, तो ये मैक्सिमम 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जामिनर आपके लिए बना सकता है, ठीक है। अच्छा, टॉपिक नंबर 10 आपके पास बनता है रेशो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, तो इसमें 2 केसेस हैं, एक है ए रेशो बी वाला और एक केस है ए रेशो बी और बी रेशो सी वाला। तो ए रेशो बी रेशो सी वाला कैसे होता है, ए रेशो बी रेशो सी इस तरह होता है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1:2 and this is 3:5, let's say, and the examiner is asking what is a ratio c, कि a ratio c क्या है। तो आपने a ratio b को 1 को 2 के नीचे लिखना है। 1 और 2 आपने पहले लिख दिया a ratio b। अब b ratio c के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3:5, लाइन लगाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट केस है, नॉन कैलकुलेटर में आता है। 1 3 जार 3, 3 2 जार 6 एंड 2 5 जार 10। तो ए रेशो सी क्या है आपके पास, ए रेशो सी है बेटा आपके पास 3:10, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस है, पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टॉपिक 8 जो है बेटा, टॉपिक 8 जो है वो एस्टिमेशन है। 7 के बाद 8 एस्टिमेशन, टॉपिक नंबर 9 लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, लास्ट वाला रेशो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास आपको देखने को मिलेंगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो वो परसेंटेजेस मैं ऑलरेडी ऊपर मैंने कवर अप कर चुका हूँ, ठीक है। फिर आपको इसके बाद टॉपिक नंबर 11 जो है वो देखने को मिलेगा टाइम के ऊपर एक क्वेश्चन। 11 टाइम के ऊपर आपको एक क्वेश्चन देखना है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 24 आवर फॉर्मेट में मिनट्स और आवर्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा टॉपिक नंबर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, पेपर में। अच्छा, 12 नंबर आपके पास बनता है सर्ड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो सर्ड्स के ऊपर, ठीक है, डीलिंग विद स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर ये हो गया टॉपिक नंबर 1। कैन कैन यू टाइप इट इन इंग्लिश प्लीज, टाइप इट इन, मैं तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। नहीं सर, वो टाइप, चैट में बोल रहा है, दूसरे अच्छा बंदे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलें। अब देखें जी प्लीज़, यहाँ पे देखें जी, आपके पास मैंने टॉपिक नंबर 1 के अंदर से आपको टॉपिक निकाल के दे दिए हैं। टॉपिक नंबर 1 के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
और टॉपिक नंबर 1 में से यू विल सी दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड फ्रॉम टॉपिक नंबर 1 इन योर नॉन कैलकुलेटर पेपर। ठीक है, अब मैं चलूंगा जरा टॉपिक नंबर 2 में। टॉपिक नंबर 2 जो है, टॉपिक 2, तो टेक्निकली ये हमारे बन गए 13 टॉपिक्स। अब मैं 14 टॉपिक में जा रहा हूँ। 14 टॉपिक बेटा आपका बनेगा अलजबरा का। अलजबरा में 2-3 चीज़ें हैं, एक्सपेंशन ऑफ टू ब्रैकेट्स, एक्सपेंशन ऑफ 2/3 ब्रैकेट्स। 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना सीख लो, 3 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना सीख लो। 2 ब्रैकेट्स के अंदर एग्जामिनर जो है वो आपको कोई से 2 सर्ड्स भी दे सकता है। ठीक है, या इट इज हाईली एक्सपेक्टेड। ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, सेकंड वन इज सब्जेक्ट मेकिंग। सब्जेक्ट मेकिंग, अब सब्जेक्ट मेकिंग के अंदर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक्सपेंशन ऑफ 2 ब्रैकेट्स या 3 ब्रैकेट्स में से एक सवाल जो है वो पेपर में होगा, तो आपको 3 नंबर के लिए वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अलजबरा के अंदर एक आता है वर्ड फैक्टराइज का। फैक्टराइज में 3 केसेस हैं, 3 में से एक होगा पेपर में आउट ऑफ 3। पहला है कॉमन, कॉमन आउट। दूसरा है मिड टर्म स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट। एंड द थर्ड वन इज थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड आइडेंटिटी के बाद आपके पास बनता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। अब अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में क्या एडिशन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ यहाँ पे, दैट 2/x प्लस 4/4x/3, ये एक बनता है। क्वेश्चन 2 ऐसा बन सकता है कि 5x माइनस 1/x, कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल 3 बनती है दैट 3x² डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई विद 6x डिवाइडेड बाई 7x³। और डिवीजन का क्वेश्चन आपके पास कैसे बन सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल 5x² डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 60x डिवाइडेड बाई 30, समथिंग लाइक दैट। दीज आर द क्वेश्चंस। इन चारों तरीके आपको आने चाहिए। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट केस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको अपने माइंड में रखिएगा कि जहाँ पे एग्जामिनर 3 फ्रैक्शंस दे देगा, x+1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 3x डिवाइडेड बाई x-1, समथिंग लाइक दैट। 3 फ्रैक्शंस होंगी, एग्जामिनर कहेगा इनको ऐड करो, तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपने इसको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। ये एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ खाली। ठीक है, अच्छा, फिर एक केस जो पेपर में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, वो कुछ ऐसा होगा, x³ प्लस 6x² प्लस 10x। तो एग्जामिनर कहेगा इसके ऊपर लिखा होगा कि फैक्टराइज। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे जरा एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाने दीजिएगा जरा। x², एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन बना लूँ पहले। x² प्लस 5x प्लस 6x। Okay, so let me make this question. This is x² and that is x³. Examiner will ask you to factorize. Now we don't know how to factorize the cubic equation, but the first step of factorization is what? X is common. So you will write x² plus 5x plus 6. Now you can see that in the bracket you can do midterm break now. Okay, so this is important case from Cambridge point of view. तो आप यहाँ पे midterm split करोगे तो ये आ जाएगा x² plus 2x plus 3x plus 6. X is common, so x plus 2 plus 3 is common, so x plus 2. So Vadan, x bracket x plus 2 or x plus 3. See, it is factorized. Okay. Topic number 6, algebra के अंदर completing square method. Completing square method. अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या चीज़ है वो तो बहुत डिटेल में है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट से एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल x² प्लस 10x-1 and you have to change the format, like for example x plus a whole square plus b. अब आपको फॉर्मेट चेंज करना है, so you will do one thing, you will close the first two in the bracket, you realize that it is first identity,
So this is a square plus 2, value of a is x. Now half, 10 को half करें, so it's 5. So now add 5 square and subtract 5 square at the same time. So this is now technically x plus 5 whole square minus 1 minus 25. X plus 5 whole square negative 26. Okay. Now this is what? This is the completing square method. Okay. Now in non-calculator paper, you can expect examiner can ask you find turning point. Find turning point by completing square. By what? Completing square. So the easy method is just do one thing. For the x coordinate, use this bracket equal to 0. So x coordinate is negative 5. And for the y coordinate, take this number as it is. ये नंबर जो ऊपर से लेकर आ रहा हूं नीचे, इसको as it is यही नंबर ले लो. तो इसका मतलब है turning point of this graph is x and y. So the turning point is negative 5 comma negative 26. That is what the turning point of this graph is. Okay बच्चा, is this clear everybody? टर्निंग पॉइंट के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर में टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करना है, सिर्फ पहले आपने इसका फॉर्मेट चेंज किया. एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस ब्रैकेट में जो भी हो, एक्स प्लस 5 हो या एक्स माइनस 5 हो, आपने इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है. और यहाँ पे एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा. फिर y निकालने के लिए यहाँ पे अगर -26 लिखा है या +26 लिखा है, एज इट इज वो ही नीचे लिख देना. ओके सर, व्हाट अबाउट इक्वेशंस? अच्छा, इक्वेशंस के अंदर बेटा बहुत नॉर्मल इक्वेशन, एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक और एक होता है क्यूबिक. क्यूबिक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं मांगेगा, और अगर वो मांगेगा भी कैसे मांगेगा, तो वो ऐसे मांग सकता है आपके आपसे, जहां पे आप एक्स को कॉमन लोगे तो अंदर क्वाड्रेटिक बन जाएगी और मिड टर्म ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, ओके एवरीबॉडी, जी क्लियर हो गया बेटा सबको? चलें, दैट इज गुड. आगे चलते हैं जी जरा. जी सर. अच्छा, इसके बाद अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का जिक्र मैंने कर दिया, इंडिसेस और इक्वेशंस के बारे में बारी आती है. तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे अलजेब्रा के अंदर बेटा 8 चीज आती है. 8 चीज आपके पास आती है. आपके पास आते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस. साइमल्टेनियस इक्वेशन. अगर आपके पास इक्वेशन ऐसा हो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो यूज एलिमिनेशन. आप एलिमिनेशन का मेथड इस्तेमाल कर लेना, मेथड. ठीक है जी. लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन कैसा हो, अगर आपके पास क्वेश्चन हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, तो तब आपने कहना है y इज इक्वल टू y. आपने y इज इक्वल टू y का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. कैन यू ऑल्सो स्पेसिफाई द मार्क्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स फॉर दीज? अच्छा बिल्कुल, क्यों नहीं. बेटा ये टर्निंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए मिल सकता है. कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो क्वेश्चन है ये आपको मैक्सिमम 3 मार्क के लिए मिलेगा. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क के लिए मिल सकता है. और इन सब के इसके 3 मार्क्स हो सकते हैं, इस जैसे के 2, इसके भी 2, इसके भी 2 और इसके भी 2. ये 1-1 मार्क के क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है, ओके. अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एक दिन में सीखे जा सकते हैं. ठीक है. अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको खत्म हो गया. अब यहाँ पे IGCSE वाले जो बच्चे हैं और ओ लेवल्स वाले, दोनों के लिए यही चीज़ें हैं. उन्होंने सिलेबस में लिखा हुआ है कि सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन लीनियर एंड वन नॉन लीनियर. देख लें जी, पहले वाला दोनों लीनियर है वदान, एंड दूसरे वाला एक नॉन लीनियर और एक लीनियर है. ठीक है. अच्छा, सब्जेक्ट मेकिंग में लिख चुका हूं. अच्छा, फिर आती है बारी इनइक्वालिटीज की. एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो इनइक्वालिटीज का, इनइक्वालिटीज का. ठीक है. अब इनइक्वालिटीज के लिए आपको ये याद रखना है कि इन दो सिंबल्स के लिए आपने जब लाइन प्लॉट करनी है तो सर्कल लगाना है, और इन दो सिंबल्स के लिए आपने जब लाइनिंग के ऊपर प्लॉटिंग कर रहे हैं तो आपने सर्कल को कलर भी कर देना है. ठीक है, ओके बच्चा, ओके बच्चा. अच्छा, यस सर. इसके बाद बेटा आपके अलजबरा का जो तकरीबन लास्ट टॉपिक है वो है सीक्वेंसेस. और सीक्वेंसेस में वो टिपिकल सीक्वेंसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. टिपिकल सीक्वेंसेस याद कर लीजिएगा, लेसन में मैंने पढ़ाया था, नोट्स में लिखा भी हुआ है
कि मतलब फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 1 2 3 4 5 6, सो यहाँ पे द सीक्वेंस फार्मूला इज एन इफ द सीक्वेंस इज स्टार्टिंग 2 3 4 5 6, फर्स्ट नंबर इज मिसिंग, so this is what, this is n plus 1, 1 4 9 16 25, this is square sequence, but if the sequence is starting from 4, the first square number is missing, so this is n plus 1 whole square, like that. Please do remember these typical sequences. ठीक है जी, इस typical sequences आपको याद होने चाहिए. Arithmetic sequence बहुत important है इसमें. ठीक है जी, arithmetic sequence बहुत important. 11 जो हो गया arithmetic sequence मस्ट पढ़ के जाना, अक्सर होता है उसमें. ठीक है, नॉन कैलकुलेटर में. अच्छा जी, फिर इसके बाद बेटा आपका आता है ग्राफ का पोर्शन. अब ग्राफ में नॉन कैलकुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफिकल पोर्शन में क्या क्या चीजें आनी चाहिए. ग्राफिकल पोर्शन ऑफ पेपर 2, यू शुड नो ड्रॉ अ लाइन. आपको आना चाहिए ड्रॉ अ लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आपको स्केचिंग आनी चाहिए, स्केचिंग ऑफ कर्व्स आनी चाहिए. उसमें कौन कौन से स्केचिंग आपको आने चाहिए, आपको मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कि आपको स्केचिंग कौन कौन से आने चाहिए. एक मिनट मुझे दीजिएगा. अच्छा, तो क्लियर है जी. चैट में बता दें, मैं अब खाली चैट आप लोगों की मैं ही देख सकता हूँ अब. ओके, चलें, मैं आप लोगों को माइक का एक्सेस दे देता हूँ ताकि आप लोग माइक अगर ऑन करके कोई बात करना चाहें ताकि बीच में हम लोग बात कर सकें. ठीक है, अनम्यूट देमसेल्व्स. चलें, माइक का एक्सेस मैंने आपको दे दिया. अच्छा जी, चलते हैं. ग्राफिकल पोर्शन ऑफ नॉन कैलकुलेटर पेपर, यू शुड नो दैट हाउ टू ड्रॉ अ लाइन. स्केचिंग ऑफ द कर्व आपको आना चाहिए. तीसरा, एसिम्पटोट्स आने चाहिए. अब एसिम्पटोट्स के लिए दो चीज़ें याद रख लें बस, मैं अभी सिखा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस, अगर आपके पास ग्राफ ऐसा है या ऐसा है, ठीक है, तो इसके जो एसिम्पटोट्स बनते हैं वो बनता है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 मतलब कि द ग्राफ विल नॉट टच द x एक्सेस, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट. ये हॉरिजॉन्टल है, ये पेपर में 1 मार्क के लिए आएगा. ग्राफ बना होगा, वो पूछेगा कि इक्वेशन लिखो, ये वर्टिकल है. ठीक है जी. अच्छा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और वर्टिकल एसिम्पटोट, ये ग्राफ आपके सामने ऐसे भी बन सकता है, ये वाला ऐसे और ऐसे. ठीक है रामी, ये है बेटा y इज इक्वल टू 1/x और ये है बेटा y इज इक्वल टू -1/x. ठीक है रामी, जी सर. सेम एसिम्पटोट्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. ओके, फिर द थर्ड केस इज दिस एक्सपोनेंशियल ग्राफ. ठीक है, विच वॉज द पार्ट ऑफ एग्जाम. इफ द ग्राफ इज क्रॉसिंग द y एक्सिस एट 1, अगर 1 पे क्रॉस कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट इज, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट होगी बेटा y इज इक्वल टू 0. ओके, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट पहले होगी दो y में इज क्या इक्वल टू डिफरेंस 0. होगा? जी बेटा, पहले दो ग्राफ्स में क्या डिफरेंस होगा? पहले 2 ग्राफ में बेटा ये डिफरेंस है कि पहले ग्राफ में y इज इक्वल टू 1/x लिखा है तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है. ठीक है, जी अगर -1/x है तो ग्राफ इस इन दो क्वाड्रेंट्स में बनेगा. ठीक है, ठीक है. लास्ट वाला देखें, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है. अगर ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ 1 से क्रॉस कर रहा हो तो उसका इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट होगा y इज इक्वल टू 0. क्लियर? यस सर. अच्छा, इसका एक दूसरा केस भी है कि अगर आपके सामने कुछ इक्वेशन ऐसी हो कि y इज इक्वल टू ax प्लस 6, ax प्लस, रामीन कैन यू हियर मी? जी सर.
So you can see that this is ax plus c, ax plus 6. So to find out the y-intercept, we put x equals 0. Agree or not? जी सर. And anything with power 0 is equals to what? 1. So 1 plus 6 is 7. It means that this exponential graph will go like this and it will cross from 7. Agree? Agree? जी सर. But the equation of asymptote would be y is equals to 6. आपका ये जो constant number है ये आपकी equation of asymptote होगी. Is this clear बेटा? Understood? Understood बेटा, सबको समझ आ गया? yes sir. अब क्योंकि याद रखें कि ये 4 लाइनें आप लोगों ने याद करके जाना है. अगर सिंपल एक्सपोनेंशियल है, लाइक लेट्स सपोज ये ग्राफ है बेटा आपके सामने, y इज इक्वल टू 3 पावर x. एग्जामिनर पूछा है इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स लिखो, तो डायरेक्ट लिख दो y इज इक्वल टू 0. ओके. अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म मौजूद है तो बस डायरेक्ट लिख दो y इज इक्वल टू 6. ओके, 1 मार्क के लिए. ठीक है. सर जो ग्राफ नंबर 1 और 2 है, अगर उसकी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोटिक नहीं हो तो फिर? ये ग्राफ नंबर 1 और 2 की. जी. अच्छा, इसमें वो आपसे वो आपको कहेगा ये कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एसिम्पटोट. तो वर्टिकल एसिम्पटोट y एक्सिस है तो आप x इज इक्वल टू 0 लिखोगे. अगर वो कहे कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट तो वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ये है. ओके, जी सर, ठीक है. अंडरस्टूड. जी. चलें जी, आगे चलते हैं. एसिम्पटोट्स तो हो गए हमारे क्लियर. अच्छा, इसके बाद आपको मिलेगा ग्राफिकल पोर्शन में आएगा आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ. लेट्स सपोज एक ग्राफ आपके सामने ऐसे मौजूद होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नीचे टाइम होगा एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे स्पीड होगी. ठीक है, यहाँ पे स्पीड होगी. बेटा अजान हो चुकी है यार, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, नमाज ब्रेक. ठीक है, आप लोग भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ रहा हूँ, और बाकी अपने क्लास फेलोज को कह दें कि ज्वाइन कर लें. 5 मिनट का ब्रेक है बेटा नमाज का. ठीक है, तो नमाज पढ़ लें आप लोग भी, मैं भी पढ़ता हूँ. ठीक है, सी यू आफ्टर 5 मिनट्स.
हाँ तो बच्चे, तो हम लोग कहाँ थे बच्चा? स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर थे जी हम लोग। नॉन कैलकुलेटर पेपर में बेटा ये स्पीड टाइम ग्राफ शो होता है। स्पीड टाइम ग्राफ में आपको कुछ वैल्यूज़ वाई एक्सिस पे गिवन होंगी, कुछ वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पे गिवन होंगी। आपको ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको नज़र आ सकता है, इस तरीके का नज़र आ सकता है, इस तरीके का नज़र आ सकता है। ठीक है, याद रखें यहाँ पे आपने सिर्फ यूज़ करना है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट इस्तेमाल होगा और दूसरा इस्तेमाल होगा एरिया अंडर द ग्राफ। अंडर द ग्राफ ये दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट इस्तेमाल होगा फाइंडिंग स्पीड के लिए, फाइंडिंग एक्सेलरेशन के लिए, फाइंडिंग एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, और एरिया अंडर द ग्राफ होगा आपको यूज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए। ठीक है जी, ये दो चीज़ें जो हैं आपकी यूज़ होंगी। ठीक है जी, ओके, लास्ट एसिम्पटोट में एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे देखें जी, आपके सामने एक लाइन है जो कि इंक्रीजिंग पैटर्न में है, एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीजिंग। यहाँ पे आपके सामने लाइन जो है वो थोड़ी सी कांस्टेंट बना ली है मैंने। मैं लाइन को थोड़ा ठीक करता हूँ। लाइन का बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना ज़रूरी है। इट इज़ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड में आपकी एक्सेलरेशन जो है बेटा वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, और यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो डिक्रीजिंग में जा रही है। तो इसका मतलब है आप लोगों की जो एक्सेलरेशन है वो डीसेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पे या तो आप दो ट्राइंगल बनाएं, या आप एक रेक्टेंगल बनाएं, या आप एक ट्रेपीजियम ले लें। आपको फार्मूले जो हैं उसके ऊपर आपको आइडिया होना चाहिए मेंसुरेशन का। ठीक है, लास्ट एसिम्पटोट मैंने ये बताया कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, अगर वो लिखी है y इज इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस 6, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट देखने की जरूरत नहीं। आखिर में जो कांस्टेंट नंबर है डायरेक्ट लिख दें उसके आगे y इज इक्वल टू 6, तो आपकी इक्वेशन जो है वो वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है बेटा, जी बेटा, हेलो, जी क्या मसला है बेटा? आ जाओ आ जाओ, दोबारा आ जाओ, मैंने अनलॉक कर दी मीटिंग। अच्छा जी, ये हो गया जी स्पीड टाइम ग्राफ की कहानी। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ के साथ साथ आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी आ सकता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी सेम सिचुएशन होता है वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे। यहाँ पे होता ही है कि बेटा यहाँ पे डिस्टेंस होता है और यहाँ पे आपके पास टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके से, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है बेटा वो इस्तेमाल होता है लेट्स सपोज आपकी स्पीड के लिए। तो यहाँ पे आपके पास स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो स्पीड पॉजिटिव है। यहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट स्पीड हो जाती है, और यहाँ पे आपकी डिक्रीजिंग स्पीड होती है। ठीक है, तो सेम ग्रेडियंट का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, सेम ग्रेडियंट का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ग्रेडियंट फॉर स्पीड, ग्रेडियंट फॉर स्पीड एंड एरिया फॉर डिस्टेंस, एंड एरिया फॉर डिस्टेंस। ये आगे जाके चीज़ें हम जो है ना और भी ज़रा सही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, चलें जी आगे चलते हैं जी। स्पीड टाइम ग्राफ के बाद आपको एग्जामिनर जो है वो पेपर के अंदर जो है स्केचिंग ऑफ द कर्व्स दे सकता है। तो स्केचिंग ऑफ द कर्व के लिए आपको दो तीन चीज़ों का आइडिया क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ लाइन, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 6। इफ़ यू वांट टू स्केच दिस, तो अगर आपने इसको स्केच करना है तो मैंने x एक्सेस y एक्सेस बना दिया। I got the idea that according to equation of line y is equals to mx plus c. So the y-intercept of this line is c is equals to 6. Y-intercept ये है. Now I want to find out the x-intercept. तो x-intercept के लिए आपने for x-intercept put y equal 0. आप y को 0 इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 5x plus 6 is equals to 0. 5x is equals to minus 6, x is equals to minus 6 by 5. आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि माइनस 6 बाई 5 क्या होता है, तो मैं जस्ट यहाँ पे नेगेटिव साइड पे यहाँ पे एक डॉट लगा के लिखूंगा माइनस 6 बाई 5, एंड आई विल जॉइन द टू लाइन्स। तो दिस इज द स्केच ऑफ दिस लाइन, ये इस लाइन का स्केच है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन गिवन लाइक वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक ग्राफ। तो क्वाड्रेटिक ग्राफ का स्केच कैसे बनता है? आपने वाई एक्सेस बनाना है, आपने एक्स एक्सेस बनाना है। अब वो आपको कहता है कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यू नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया
यहाँ पे कुछ नहीं है और सी की जगह पे +1 लिखा है, इसका मतलब है कि ग्राफ जो है वो +1 से क्रॉस करेगा। ठीक है, अब अगर आपने एक्स आपने इसके एक्स इंटरसेप्ट देखने हैं तो पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट करें तो ये आ जाएगा बेटा x² +1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा x² इज इक्वल टू -1। अब -1 का जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ ना तो बेटा ये अनडिफाइन आता है, तो आपने u बनाना है लेकिन x को टच नहीं करना। ओके, x से पहले ही आपने टर्न कर देना है बस इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये +1 से आपका ग्राफ जो है ना इस तरीके से मूव कर जाएगा। ओके, टर्निंग पॉइंट नहीं था इसका, x² +1 से डायरेक्ट गया ऊपर। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे लेट सपोज आपके पास ग्राफ आ सकता है y इज इक्वल टू 2x³ +6x² +5x +6। अब देखें बेटा ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे निकालते हैं बेटा? क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ निकालने के लिए x एक्सिस y एक्सिस लगाते हैं, आखिरी नंबर यहाँ पे कांस्टेंट 6 लिखा है तो मतलब कि वेव जो है वो 6 से क्रॉस करेगी। अब आपको x इंटरसेप्ट निकालने हैं, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको y को इक्वल टू 0 पुट करना है। ये केस आपको विद कैलकुलेटर पेपर में आ सकता है। ठीक है, अगर ये आया है तो यहाँ पे 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा। आपने क्या करना है कि 6 को मार्क करके आपने एक वेव बनानी है, और अब मैं वेव बना रहा हूँ कुछ इस किस्म की, बस बात खत्म, पॉजिटिव वेव बनी है। ये आपके लिए नॉन कैलकुलेटर में आ सकता है। ठीक है, नॉन कैलकुलेटर में इस किस्म इस लेवल की डिफिकल्टी होती है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अच्छा देखें, रामीन ने एक और पॉइंट भी यहाँ पे इरेज किया है कि सर यहाँ पे ये जो x² +1 है ये थर्ड आइडेंटिटी। बेटा x² +1 जो है ना थर्ड आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, अगर ये x² -1 होता तो फिर ये थर्ड आइडेंटिटी होती। ठीक है, इसमें y इंटरसेप्ट क्यों 6 है? वो इसलिए क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax³ +bx² +cx +d। तो आखिरी नंबर जो है कांस्टेंट जो है वो आपका y इंटरसेप्ट होता है ग्राफ का। ठीक है खतीजा, ये आगे बेटा नॉन कैलकुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्टी। ठीक है, ये आगे ग्राफ की। ठीक है, अब यहाँ पे सर इस ओके, फिर यहाँ पे आपके पास जो थर्ड टॉपिक बनता है वो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि हम लोगों ने कल बड़ा थॉरली जो है वो एक्सप्लेन किया है और उस पर क्वेश्चंस भी किए हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 मार्क क्वेश्चन ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हमारे पास आता है टॉपिक जियोमेट्री का। ज्योमेट्री में बेटा आप लोग पॉलीगॉन्स को याद कर लें। पॉलीगॉन्स में क्या क्या याद रखना है? एक इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला याद रखना है। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है बेटा n-2 × 180 डिवाइड बाय n। एक टोटल इंटीरियर का फॉर्मूला है, टोटल इंटीरियर एंगल। तो टोटल इंटीरियर एंगल सेम फॉर्मूला है लेकिन डिवाइड बाय n नहीं करना। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ साइड। एक है एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, वो है बेटा 360/n। ठीक है, अब याद रखें कि ये फॉर्मूला ओनली फॉर रेगुलर शेप्स है, ओनली फॉर रेगुलर शेप्स है। ये फॉर्मूला भी रेगुलर के लिए है और ये रेगुलर और इरेगुलर दोनों के लिए है। एक फैक्ट इसमें याद रखें कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो है बेटा ये हमेशा 180 के बराबर होगा। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है पेपर में कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड इंटीरियर एंगल। तो आपने 4 और 180 में से इसको माइनस करना है। 180 में से आप इसको माइनस करेंगे तो 180 - 30 जो है वो 150 आ जाता है। एक केस तो ये बनता है। दूसरा केस ये बनता है कि एग्जामिनर कहेगा कि इंटीरियर एंगल जो है, द इंटीरियर एंगल इज लेट सपोज 160 डिग्री, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। के नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करो। तो मैं इसमें इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ही नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है कि दैट इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो है बेटा 180 के बराबर है। तो एक्सटीरियर किसके बराबर होगा? 180 डिवाइडेड बाय -160 के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्योंकि 20 आएगा, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो है वो ईजी है, वो है बेटा 360 डिवाइड बाय n है। तो एक्सटीरियर एंगल की जगह पे 20 लिख दूंगा मैं, और 360 जो है डिवाइड बाय n हो जाएगा। n अपनी जगह को रिप्लेस करेगा तो 360 डिवाइडेड बाय 20 मतलब कि 18 साइडेड पॉलीगॉन है ये केस दोनों केस इंपॉर्टेंट है, इसको स्किम कीजिएगा जरूर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा ज्योमेट्री के साथ ही आपको मिलेगा आपको क्वेश्चन 3 मार्क के लिए कंस्ट्रक्शन में आपको जो कैम्ब्रिज सिलेबस में है मैं वो यहाँ से पढ़ता हूँ आपके लिए। कैम्ब्रिज सिलेबस के अंदर जो लिखी हुई है वो मैं यहाँ पे आपके सामने रीड भी करता हूँ ताकि आपको जो है ये आइडिया क्लियर हो जाए ज़रा कंस्ट्रक्शन वाला। एक मिनट मुझे दीजिएगा ज़रा, मैं कंस्ट्रक्शन पे चला जाऊँ ज़रा। अच्छा जी, अच्छा कंस्ट्रक्शन में बेटा आपको लाइन की मेजरमेंट करनी पड़ सकती है।
मेजर लाइन, दूसरा मेजर एंगल, आपको प्रोटेक्टर यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तीसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल आनी चाहिए, ये सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। गिवन द लेंथ ऑफ ऑल साइड यूजिंग अ रूलर एंड पेयर ऑफ कंपास ओनली, ठीक है। ड्रॉ एंड यूज इंटरप्रेट्स नेट्स, और आपको नेट्स आने चाहिए कि क्यूब का नेट ओपन करें तो कैसा लगता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है अ रूलर शुड बी यूज फॉर ऑल स्ट्रेट एजेस, आपने लाइनें लगाने के लिए रूलर का इस्तेमाल करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, आपने एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं करना, ये नहीं आएगा पेपर में। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस बाय ड्राइंग टू ट्राइंगल्स, तो जब दो ट्राइंगल्स आप बनाएंगे तो उन्होंने रोम्बस की एग्जांपल दी है कि रोम्बस की कंस्ट्रक्शन भी आनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर आज रात को मैं एक वीडियो बनाऊंगा, दो वीडियो, एक में मैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा, एक में रोम्बस, और वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास वो कह रहा है कि नेट्स टू कैलकुलेट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और नेट के जरिए आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना पड़ सकता है, तो नेट्स को आपने क्लोज करके देखना कि डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है, पूरा आसान है, इतना मुश्किल नहीं। इसके बाद आप बेरिंग को, ये आपके लिए क्वेश्चन जो है, बेटा ये 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन है, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ये आसान है। बेरिंग जो है बेटा आपके पास 2 to 3 मार्क के लिए आपके पास नॉन कैलकुलेटर में आ सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास ज्योमेट्री में आता है सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट, और सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट में याद रखना है दो दो फार्मूले हैं। पहला है फैक्ट, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट है, दूसरा है A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा फैक्ट है कि वॉल्यूम दो सिमिलर फिगर्स का जो बराबर होता है वो लेंथ का रेशो का क्यूब होता है, ठीक है। अच्छा, फिर जो फिफ्थ चीज जो कि इम्पोर्टेंट चीज है, सिमेट्री का ये 2 मार्क्स के लिए आपके पेपर में आ सकती है। 1 मार्क के लिए आएगी आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री, थोड़ा सा अनटाइडी लिख रहा हूँ लेकिन बस आप लोग समझ जाएं तो बस काफ़ी है। एंड 1 मार्क के लिए आपके पास आएगी रोटेशनल सिमेट्री, मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल आखिर तक जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, 6 में आपके पास आते हैं एंगल्स में 2-3 चीज़ें हैं। पहला ऑल्टरनेट, दूसरा करस्पॉन्डिंग। ऑल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं बेटा, जी एंगल्स को हम लोग बोलते हैं, जी एंगल जो होते हैं ये ऑल्टरनेट होते हैं। करस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं, दो पैरेलल लेंथ्स जब हों, ठीक है, तो दो पैरेलल लेंथ्स में ये दो एंगल जो हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तीसरा है बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये बराबर होते हैं। और फोर्थ फैक्ट है आपके पास को इंटीरियर एंगल, तो वो बराबर होता है A+B, हमेशा 180 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि अगर दो लाइनें इस तरह पैरेलल हैं आप लोगों के सामने तो A+B ऑलवेज 180 आएगा, ठीक है। तो याद रखें दो एरोस, ठीक है। अच्छा, फिर ये हो गया जी हमारे पास और इसमें 2-3 चीज़ें याद रखना है कि एंगल एट अ पॉइंट इज 360 एंड ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल 180 होता है, एंगल एट अ लाइन 180 होता है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें जो हैं पॉइंट अपने याद रखने हैं। फिर इसके बाद जो है हमारे पास आते हैं सर्कल्स आते हैं, सर्कल्स और उनके थ्योरम्स, ठीक है। तो सर्कल थ्योरम्स जो है पेपर में बेटा 3 to 4 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिलेंगे। और फिर आपके पास मिलते हैं सर्कल के थ्योरम, फिर आपके पास इसके बाद भाई 3 to 4 मार्क के लिए सर्कल थ्योरम मिलेंगे आपको, ठीक है। सर यू टोल्ड अ फार्मूला फॉर एरिया एंड वॉल्यूम कनेक्टेड, या दैट फार्मूला फॉर द एरिया एंड वॉल्यूम कनेक्टेड वाज, ये एक फार्मूला है लेकिन ये नॉन कैलकुलेटर में नहीं आएगा, ये आएगा विद कैलकुलेटर में। ये एक्सपेक्टेड होगा A1/A2 विद अ स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू V1/V2 विद अ क्यूब रूट, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द फोर्थ फार्मूला इज, ठीक है। कि कभी ऐसा हो सकता है कि दो 3Ds हैं, उनका सरफेस एरिया गिवन हो और दोनों में से किसी एक का वॉल्यूम गिवन हो और वो दूसरे का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो आपने ये फॉर्मूला नंबर 4 लगाना होता है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सर्कल थ्योरम के बाद बेटा आपको मेंसुरेशन पेपर में देखने को मिलेगी, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में जो इंपॉर्टेंट केस है ना वो है फ्रस्टम का। तो याद रखो कि वॉल्यूम ऑफ
फ्रस्टम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना हो, तो आप करोगे वॉल्यूम ऑफ बिग कोन, वॉल्यूम ऑफ बिग कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, स्मॉल कोन। अगर आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है, फ्रस्टम, तो याद रखें कि फ्रस्टम होता क्या है। पहले जरा ये चीज अंडरस्टैंड कर लें कि फ्रस्टम क्या चीज है। फ्रस्टम कौन है, जरा सब देखें। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पे भी मैंने जो पेपर सेलेक्ट किया हुआ है उसमें क्वेश्चन भी अवेलेबल है। फ्रस्टम इज लाइक दैट कि इफ आई रिमूव दिस स्मॉल कोन, सो दिस रिमेनिंग शेप इज कॉल्ड एज द फ्रस्टम। रिमेनिंग शेप जो है वो आपके पास फ्रस्टम आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या आएगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें यहाँ पे स्मॉल आर है, लाइक सपोज यहाँ पे कैपिटल आर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें एक एक आएगा आपके पास ऊपर टॉप का एरिया, फिर आएगा बेटा नीचे बॉटम का एरिया। अब ये जो कर्व पार्ट ऑफ द फ्रस्टम है ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कैसे होता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पाई आर एल बड़ी कोण में से छोटी कोण के कर्व सरफेस एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम जो है वो निकाल देंगे, ठीक है। यस, वी विल डू अ पेपर, ठीक है, आफ्टर दैट, ठीक है। वो ये जो प्रैक्टिस होगी ना पेपर 2 की प्रैक्टिस, वो पेपर से एक दिन पहले होगी, ठीक है। वो पेपर से एक दिन पहले होगी। ये मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने कल और परसों के दिन क्या करना है घर में बैठ के, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ पेपर 2 में जो इंपॉर्टेंट शेप्स हैं वो है आपके पास ट्रायंगल और ट्रपीजियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर 2 में आपको सेक्टर्स देखने को मिलेंगे और सेगमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं एज कंपेयर टू एनी शेप के कोन वगैरह वो पेपर 2 में दे, तो वो कोन वगैरह पेपर 2 में शायद ना दे। आप लोगों को ये ट्राइंगल, ट्रपीजियम और सेक्टर्स और सेगमेंट्स के अंदर एग्जामिनर घुमाएगा थोड़ा सा, तो ये चीज़ें जो है ना आनी चाहिए। अब याद रखें कि इनमें इन चारों में से कोई भी फॉर्मूला आपको फॉर्मूला शीट में गिवन नहीं है। ये चीज़ अंडरस्टैंड जरूर करनी है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ट्राइंगल, ट्रपीजियम, सेक्टर्स और सेगमेंट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा आपकी मेंसुरेशन की डिस्कशन खत्म। अच्छा, इसमें जो एक आएगा ना वो यूनिट का स्केल आता है, यूनिट ऑफ मेजर आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आएगा। एग्जामिनर आपको कहेगा कि बेटा 4 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट पहले स्केल लिखना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, फिर कर लो स्केल को स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो बेटा बराबर हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 4 मीटर स्क्वायर बराबर होगा आपके पास 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये स्केल आप इसके नीचे लिखोगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको फाइंड करोगे, और इसका 1 मार्क या बहुत हार्डली हो जाए तो 2 मार्क के लिए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, टॉपिक नंबर 2 के अंदर मैंने एक चीज़ मिस की है, और वो है टॉपिक नंबर 2 के अंदर मैंने चीज़ मिस की है, और वो है आपके लिए ये IGCSE के स्टूडेंट्स के लिए, IGCSE ओनली, और वो है डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव के ज़रिए फाइंडिंग ग्रेडियंट, ये आपको पेपर के अंदर देखने को मिल सकता है पेपर 2 में, ठीक है। IGCSE वालों को कह रहा हूँ, ये अलजबरा के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन के अंदर जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए। फिर इसके बाद आपको बेटा मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री। अब देखें भी, ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा 2-3 चीज़ें हैं। पहला है पैथागोरस थ्योरम, ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। दूसरा, एग्जैक्ट वैल्यूज ओनली फॉर IGCSE स्टूडेंट्स के लिए। तो बेटा आपने क्या करना है कि आपने sin 30, sin 60, sin 45, cos 30, cos 45, cos 60, tangent 30। जी महावीर क्या हुआ, व्हाट हैपन? ओके, मैं कहता हूँ tangent 60। इनकी वैल्यूज को बेटा आपने मेमोराइज करना है, और ये मेमोराइज करने का तरीका क्या है, वो टेबल टेक्निक है। वो मैंने टेबल टेक्निक आप लोगों को सिखाई है कि टेबल के जरिए इनको कैसे करते हैं। यू हैव टू मेमोराइज ओनली फॉर IGCSE एंड फॉर द O लेवल स्टूडेंट्स दिस टेबल विल बी गिवन इन द पेपर। ये टेबल पेपर में गिवन होगा।
ओके, सो IGCSE स्टूडेंट यू हैव टू मेमोराइज इट, एंड O लेवल स्टूडेंट्स बेटा आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में sin 30 cos 13 की वैल्यू जो है वो गिवन होगी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो है वो नॉन कैलकुलेटर पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि sin थीटा cos थीटा टेंजेंट थीटा और साइन रूल और कोसाइन रूल जो है विदाउट कैलकुलेटर पेपर में टेस्ट नहीं होते। ओके, फिर हम लोग कहते हैं जी उसके बाद आपको आपको पेपर में मिल सकता है, मेंसुरेशन के बाद आपको मिल सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, IGCSE वालों आप लोग ये चीज़ देख लो, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इन तीनों में से एक एक ग्राफ ज़रूर होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में साइन ग्राफ, कॉस ग्राफ और टैंजेंट ग्राफ जो है ये IGCSE के पेपर में इन तीनों में से एक ग्राफ आएगा, तो एक ही ग्राफ एक ही दफ़ा बना लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मेरे से कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास लाइक सपोज ये क्वेश्चन है कि 2 sin x इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 1, तो ये क्वेश्चन क्या हमारे पास आ सकता है? तो बेटा ये क्वेश्चन आपके पास नॉन कैलकुलेटर में क्यों आ सकता है, उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है, उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि आप जब इसको नॉन कैलकुलेटर तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो टेबल में आती है, ठीक है। तो आपको आ जाएगा सर sin 60√3 डिवाइडेड बाई 2 है, चाहे जो भी है लेट्स सपोज। तो ऐसा क्वेश्चन आपको नॉन कैलकुलेटर में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आपको आपको टेबल में जल्दी से साइन की वैल्यू देखनी होगी कि क्या ये साइन की पॉजिटिव है नेगेटिव है कौन सी वैल्यू है, तो आप इसी तरीके से ऑटोमेटिकली देख सकोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा, फिर इसके साथ आपको ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये याद रखें ये इजी टॉपिक में, अब इजी टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। टॉपिक नंबर 7 है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये मस्ट क्वेश्चन है, ये आएगा पेपर में नॉन कैलकुलेटर में, अब मस्ट हो गया है। टॉपिक नंबर 8 आपको मिलेगा वेक्टर्स, और वेक्टर्स आपको मिलेगा 4 to 5 मार्क्स के लिए, प्रैक्टिस करें इसको नॉन कैलकुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक नंबर 9 आपके पास बनता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी नॉन कैलकुलेटर में आपको मिलेगा बेटा 5 to 6 मार्क्स के लिए मिल सकता है, मिक्स करके एग्जामिनर देगा। और टॉपिक नंबर 10 जो है बेटा वो आपके पास बनता है स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स। अब स्टेटिस्टिक्स में बेटा मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, बल्कि सारा स्टैट जो है वो विदाउट कैलकुलेटर जो है ना वो सॉल्व होता है, सिवाय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके क्या नाम है आपका जो समेशन fx वाला थिंग है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और IGCSE वालों स्टेम एंड लीव डायग्राम जो है ना उसकी प्रिपरेशन ज़रूर करना, ये ज़रूर पेपर में आता है, ठीक है जी। यहाँ पे हो गया बेटा आपका कोर्स स्कीम। अब आप ऐसा है कि मैं एक 5 मिनट के लिए माइक ऑन करूंगा, उसके बाद मैं पेपर पे जाऊंगा, जो पेपर मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना है। तो मैंने अनम्यूट किया आप लोगों को, काइंडली आप लोग 1 by 1 माइक ऑन करके डिस्कशन कर लें थोड़ी सी, ताकि मैं कोई और क्यूरी हो तो मैं वो भी सॉर्ट आउट कर लूँ ज़रा। चलें जी, 1 by 1 यू कैन टर्न ऑन द माइक, आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो माइक ऑन करे और जल्दी से पूछ ले, ताकि फिर मैं पेपर की तरफ जाऊं, और पेपर के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी हो तो वो हम डिस्कस कर सकें। चलें जी, एनीवन? आई एज्यूम कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सब कुछ क्लियर है बेटा।